Sir, may I ask why did you take a test on such short notice? But it was not me, it was the management. We have not done matters about their question in homework. अभी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। परेशानी मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा ना, परेशान क्यों हो रहे हैं। तो टेस्ट जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से रखा गया था, रैंडम टेस्ट होंगे और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। टेस्ट भी डिस्कस कर लेंगे, परेशान नहीं हो। सब सारे टेस्ट डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम अपने सिलेबस पे फोकस करेंगे। टेस्ट भी आपके सारे डिस्कस हो जाएंगे, परेशान नहीं हो, सब चीज़ हो जाएगी। ओके, शुड आई स्टार्ट द क्लास? सो ये बताइए कि आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। देखिए बेटा, लीनियर फंक्शंस हमारे पास हमेशा होते हैं इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है। जो कि आपने अपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी जो है वो लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात करें तो हमारे पास जो m होता है बेसिकली रेट होता है, और b जो है वो हमारे पास, जिसको आप c भी पढ़ते हो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जनाब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग वैल्यू होती है, ठीक है जी। सो m जो है हमारे पास रेट होता है और c जो है वो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होती है। और इन दिस केस हमारे पास m जो है वो ग्रेडियंट होता है ऑफ द लाइन, और b या c जो है वो हमारे पास कटिंग पॉइंट ऑन y एक्सिस होता है। तो अगर हम आपके सामने एक अदद लाइन ड्रॉ करके दिखाएं कि ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस, ठीक है जी। और यहाँ पर जो भी लाइन फॉर सपोज गुजर रही है हमारे पास, तो जिस रेशो से ये बढ़ रही है, ये हमारे पास जो पॉइंट है जनाब, इतना हिस्सा जो है कि बेसिकली कहलाता है सी यूनिट्स, ठीक है। जबकि हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, दैट इज राइज अपॉन रन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किस तरीके से आता है ये जनाब? हमारे पास अगर कोई फॉर सपोज एक लड़का है, ट्रैवलिंग ऐसे कर रहा है, तो आप देखें इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक बनता है इसका जनाब x कंपोनेंट, और एक बनता है जनाब इसका y कंपोनेंट। सो हमारे पास दो किस्म की मूवमेंट हो रही है। तो ये जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं रन, और जो हमारे पास ये मूवमेंट है इसको हम कहते हैं राइज, ठीक है जी। तो हमारे पास ये कहलाता है स्लोप। सो अगर आप स्लोप को काउंट करना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल भी है बेस के साथ, इसको हम कंसिडर करते हैं tan थीटा, सॉरी थीटा। सो हमारे पास जो रेशो है राइज और रन का, उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। इसको हम स्लोप भी कहते हैं। तो जनाब हमारे पास
m का एक और फॉर्मूला आ गया जनाब, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है जी। तो m इज इक्वल टू tan थीटा भी होता है, और ये m इज इक्वल टू tan थीटा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास राइज होता है परपेंडिकुलर और रन होता है बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है हमें पता है कि tan थीटा के बराबर होता है। सर बट वी डोंट यूज दिस इन द टेस्ट, राइट? नहीं यूज करेंगे। आप क्यों नहीं यूज करेंगे? नॉलेज होनी चाहिए आपको। अभी कभी टेस्ट में भी आ सकता है। एज वी डोंट हैव कैलकुलेटर्स, बेसिक वैल्यूज आपको याद होंगी। ठीक है, जैसे कि 1030 है, 1060 है, ठीक है, 1045 है, ये बेसिक्स हैं, ये याद होने चाहिए आपको। ठीक है, वो मैं आपको याद करवा दूंगा, टेबल दे दूंगा आपको मैं। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी आपको आनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब हमारे पास जो यहाँ थीटा है, वो थीटा किसके साथ है? इज द एंगल विद द बेस, जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। थीटा इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अच्छा जी, फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जनाब x1, y1 एंड x2, y2। ओके, अच्छा जी। अब हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैव अ स्लोप ऑफ 0। जीरो स्लोप क्यों होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का? देखिए, अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है? नो राइज। और हम ये कह सकते हैं कि राइज जो है वो इज इक्वल्स टू 0 है। जब राइज 0 है तो ग्रेडियंट भी 0 आएगा। जबकि यहाँ पर वर्टिकल लाइंस के बारे में लिखा है कि हैव अनडिफाइंड स्लोप्स। तो जनाब, अगर ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, तो वर्टिकल लाइन में आप दे सकते हैं कि नो रन, इसका रन नहीं है। नो रन भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि रन जो है वो 0 के बराबर है। तो जब रन 0 के बराबर है, तो राइज अपॉन रन करते हैं, तो राइज अपॉन 0 करेंगे, तो हमारे पास जो स्लोप आएगा वो अनडिफाइंड आएगा। दो बातें याद रखें कि जनाब, इफ L1 पैरेलल टू L2, देन इनके ग्रेडियंट्स M1 इज इक्वल टू M2 होगा। और जनाब, अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2, देन M1 M2 का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा -1 के। और ये कहो कि M2 बराबर होगा -1 अपॉन M1 के। बात सबको क्लियर हो गई? जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके ग्रेडियंट्स बराबर होंगे, और जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होगा। और वी कैन से कि उनका जो ग्रेडियंट होगा परपेंडिकुलर लाइंस का, वो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे आप। फॉर सपोज, इफ M1 दिया हुआ है आपको 2/3, तो मैंने आपसे कहा कि फॉर पैरेलल M2 जो है वो 2/3 होगा, और
और परपेंडिकुलर जो है वो m2 बराबर हो जाएगा -3/2। बात समझ में आ गई? तो पैरेलल में ग्रेडियंट वही रहता है और परपेंडिकुलर में आप उल्टा कर देते हैं। सो आपके पास और साइन भी चेंज कर देते हैं। क्लियर है जनाब? अच्छा जी, और सपोज मैं आपसे कहूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 having gradient equals to -4/5। सो आप क्या करेंगे? आप जनाब ये करेंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू -4/5 प्लस सी करेंगे। आपकी हो गई इक्वेशन 1। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप y की जगह पुट करेंगे 3 की जगह 3 इज इक्वल टू -4/5। साथ में यहाँ पर सॉरी x भी था, और यहाँ पर हम x की जगह पर डाल देंगे 2 प्लस सी कर देंगे। तो यहाँ पर हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और जो भी c की वैल्यू मिलेगी, कितनी आ रही है बेटा c की वैल्यू? -8/5 है ना? -8 अपॉन देख लीजिए जो भी आ रही है 23/5। तो जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है, हम क्या करेंगे? उसको हम पुट कर देंगे, पुट सी इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जनाब ऑल्टरनेटिव मेथड है हमारे पास। ऑल्टरनेट मेथड ये होगा कि यू यूज m इज इक्वल्स टू सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप करेंगे y-3 इज इक्वल्स टू -4/5 और यहाँ पर करेंगे आप x-2। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5y-15 इज इक्वल्स टू -4x + 8, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? अच्छा जी, और x इंटरसेप्ट क्या करते हैं आप? पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू 0। और ऐसा क्यों करते हैं? और x एक्सिस जो है वो क्या होता है? y इज इक्वल्स टू 0 होता है। और इसी तरीके से अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप x को 0 पुट करते हैं, क्योंकि ऑन x एक्सिस y की वैल्यू 0 थी और ऑन y एक्सिस जो है वो x की वैल्यू 0 होगी। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है जनाब? तो x इंटरसेप्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे, और y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे? अच्छा जी,
अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -1, 2 and 4, -1, -4, -3। तो अब आपके पास दो तरीके हैं। मैं कहता हूं कि फर्स्ट फाइंड m, कैसे निकालेंगे जनाब? y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। देन फाइंड इक्वेशन बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। तो जनाब हमारे पास ये ऑल्टरनेट जो था इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास एक और तरीका है कि आप यूज़ करें टू पॉइंट फार्मूला। तो टू पॉइंट फार्मूला क्या है जनाब? टू पॉइंट फार्मूला है जनाब y - y1 = x - x1 और इनके अपॉन में आ जाएगा y2 - y1 और जनाब यहाँ पर आ जाएगा x2 - x1। तो जनाब इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आपको मैंने तीन मेथड सिखाए हैं इक्वेशन निकालने के। एक है y = mx + c, एक है y - y1 = m x - x1 और एक है टू पॉइंट फार्मूला जो कि है y - y1 अपॉन y2 - y1 = x - x1 अपॉन x2 - x1। तो इन सब तरीक़ों से भी आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा। X and y are the variables. These remains the variables. करते रहिएगा बाद में। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। सबको क्लियर हो गया बेटा? इक्वेशन निकालना समझ में आ गया सबको? ग्रेडियंट ग्रेडियंट सब समझ में आ गया सबको? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वी कैन सॉल्व एवरीथिंग विद y = mx + c। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, y = mx + c से कर लें, सारे आंसर सही आएंगे आपके। उससे भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विच वन इज क्विकेस्ट? यार जो ऑल्टरनेट मेथड्स बताए ना मैंने, ये यूज़ करें। अगर पॉइंट स्लोप है तो डायरेक्ट पॉइंट स्लोप यूज़ करें। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स तो डायरेक्ट 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ करें। व्हाट इज अनडिफाइंड स्लोप? जब लाइन बिल्कुल वर्टिकल होती है ना तो उसके अंदर रन एग्जिस्ट नहीं करता। जब रन एग्जिस्ट नहीं करता तो फॉर्मूला था राइज अपॉन रन, राइज अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड। ओके सफ़ा? विकास कहते हैं कि टू पॉइंट फार्मूला रिपीट कर दें। बेटा टू पॉइंट फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास साइड पे। इसके अंदर x1 y1 और x2 y2 आर द 2 पॉइंट्स
while x y are the variables, जस्ट इसके अंदर x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट करनी होती है और हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है विकास? ओके, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सारी की सारी क्लियर है सबको? If we want x, we will make y as 0 in 2 point formula. अगर आपको x इंटरसेप्ट चाहिए तो y को 0 पुट करेंगे, अगर y इंटरसेप्ट चाहिए तो x को 0 पुट करेंगे। इंटरसेप्ट इज समथिंग डिफरेंट, लेट मी टेल यू कि भाई फॉर सपोज हमारे पास ये x एक्सिस है, ठीक है, ये जो है वो y एक्सिस है। सो फॉर सपोज वी हैव अ लाइन going like this. So we have two intercepts. So this distance and this distance. So हमारे पास जो ये है x इंटरसेप्ट और ये हमारे पास है y इंटरसेप्ट। ओके, बात समझ में आ गई होगा? क्या पूछना चाह रही थी आप? सो अगर हम पॉइंट की बात करें, एक ये कट आएगा और एक ये कट आएगा। तो क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो ये पॉइंट बनता है x,0 और क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो ये पॉइंट बनता है 0,y। ओके, बात समझ में आ गई सबको? सब कुछ क्लियर है अभी तक? शुड आई मूव ऑन? स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? क्वाड्रेटिक फंक्शंस मैंने कल ही समझा दिए थे आप लोगों को। ये सब चीज़ें कल बता दी थी मैंने आपको कि जो है वो ऊपर कब बनेगा और नीचे कब बनेगा। अब जनाब मैं आपको ट्रांसलेशंस बताता हूँ थोड़ी सी, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो वी हैव x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वी हैव टू आंसर्स ऑफ x, -1 एंड 3। और अगर हम यहाँ पर जो है वो कर दें 2x स्क्वायर और यहाँ पर कर दें सिंपल x और -3, सो वी हैव टू आंसर्स -1 एंड 1.5। सो यहाँ पर जो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है
वो दोनों का एवरेज है। और अगर आप देखना चाहें तो कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारे पास गालिबन आप लोगों को, हाँ, मिनिमम पॉइंट, यहाँ पर हमने दो बातें देखी कि हमारे पास जो ए है जनाब वो पॉजिटिव है, जिसकी वजह से मिनिमम पॉइंट बना, और मिनिमम हमारे पास आया -b/2a करके, या फिर हम x1 + x2/2 भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ओके। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लें और इसी को बना दूं मैं -2x² - x - 3 + 3, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, -1.5 और +1, जिसके अंदर हमारे पास जो a है वो <0 है, जिसकी वजह से हमारे पास मैक्सिमम बन रहा है, और मैक्सिमम उसी तरीके से कि -b/2a करके, और इसको हम फिर वही x1 + x2/2 से भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? याद आ गया सबको? अब हमारे पास, मैं आपको ज़रा बताता हूँ क्यूबिक ग्राफ्स का। यहाँ तक क्लियर है सबको? आप आ जाइए जनाब, x³ -3x² + 5x - 6 -5x + 6। तो जनाब ये हमारे पास ग्राफ बना, और हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, एक x की वैल्यू आ रही है -1.764, एक आ रही है जनाब 0.875, और एक आ रही है 3.889। तो जनाब हमारे पास जब भी क्यूबिक फंक्शन होगा तो वो हमारे पास एक मैक्सिमम पॉइंट देगा और एक मिनिमम पॉइंट देगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर फॉर सपोज लिखा होता x - 1 × x - 2 × x - 3, बेटा मैंने आपको ये बताया कि जब भी हम क्यूबिक ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास तीन आंसर्स आएंगे। एक आंसर आया x = -1.764, एक आया x = 0.875, और एक आंसर आया 3.889। और हमारे पास हमेशा एक मैक्सिमम और एक मिनिमम होगा। ये हमारे पास मैक्सिमम और ये हमारे पास मिनिमम होगा। सर, won't both maximum and minimum be undetermined curve is still running? नहीं, जो इन्फिनिटी पे जा रहा होता है उसको हम मैक्सिमम या मिनिमम कंसिडर नहीं करते, वो पॉइंट की बात करते हैं जो हम देख सकते हैं। तो ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो इन्फिनिटी तक जब जाएगा तो उसको फिर हम मैक्सिमम या मिनिमम कंसिडर नहीं करते, हम उस पॉइंट को कंसिडर करते हैं जो कि हम देख सकते हैं। सही है सालार? बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब हमारे पास जो मैंने ये वाला ग्राफ बनाया है, इसके अंदर आप देखिए कि आपके पास तीन आंसर है। एक -1 पे है, सॉरी 1 पे है, एक 2 पे है, और एक 3 पे है। ठीक है जनाब, सही है। हमारे पास तीन आंसर आए, एक आया x = 1, एक आया x = 2, और एक आया x = 3।
तो जनाब फॉर सपोज अगर मैं इसको कहूँ कि भाई ये y इज इक्वल टू है, या मैं इसको कहूँ कि भाई f ऑफ x इक्वल टू है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब f ऑफ x प्लस 2, सो हमारे पास f ऑफ x प्लस 2 देखें क्या हुआ, बताएं f ऑफ x प्लस 2 में क्या हुआ। कि हमारे पास जो ये पॉइंट था हमारे पास और ये पॉइंट था, इन दोनों में क्या हुआ कि ये 2 यूनिट्स अपवर्ड हो गए। तो इसी तरीके से इस पॉइंट को भी देखें। सो इसका मतलब अगर हमने f ऑफ x प्लस 2 किया तो ग्राफ इज शिफ्टेड अप 2 यूनिट्स। ये बात सबको समझ में आ गई कि ग्राफ जो है वो 2 यूनिट्स क्या हो गया, शिफ्ट अपवर्ड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं f ऑफ x -3, अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास ये पॉइंट था और आपके पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और आपके पास ये पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं कि ये उठ के यहाँ चला गया, ये उठ के यहाँ चला गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब हमने f ऑफ x -3 किया तो जनाब क्या हो गया, ग्राफ इज शिफ्टेड डाउन 3 यूनिट्स। ये बात समझ में आ गई आपको कि ग्राफ जो है वो 3 यूनिट्स डाउन हो गया। f ऑफ x इज बेसिकली y, जी ये तो फंक्शंस में पढ़ाया था ना मैंने आपको कि y और f ऑफ x एक ही चीज़ होती है। सर व्हाट विल हैपन इफ इट्स f ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो कुछ भी नहीं करेंगे आप, एक y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन बनाएंगे, y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन बनाएंगे और देखेंगे कि ये कहाँ कट कर रहा है और वो आपके पास x आ जाएगा। तो बेसिकली जो आप कह रही हो f ऑफ x इक्वल्स टू 2, वो तो ऐसे है कि आपने y इज इक्वल्स टू 2 कर दिया और उसके बाद इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने x निकाला। सर हम ये रेंज y को कम ज़्यादा कर रहे हैं बाय माइनसिंग एंड एडिंग। हाँ, बाय सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग हम ये देख रहे हैं कि ग्राफ अप हो जाता है और डाउन हो जाता है। ये तीन चीज़ हमने देखी। सो इज इट सेम एज ओ लेवल्स ट्रांसलेशन वेक्टर, कह सकते हो। एक्चुअली ये एएस की ट्रांसलेशन है, जो एएस में पढ़ते हैं बच्चे मैथ्स में। आपने नहीं पढ़ा होगा, किसी ने मैथ्स लिया था तो उसने पढ़ा होगा, उसने भी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि 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 लास्ट ईयर जो है आप लोगों के टाइम में नहीं था एएस में ये टॉपिक ट्रांसलेशन, और ये टॉपिक ये अभी आया है, इस साल आया है एएस के अंदर, जब आप A2 में थे। एड मैथ में भी नहीं है, एएस मैथ्स में लास्ट ईयर ऐड हुआ। रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन निकालने के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप भी जाएं तो ऑप्शंस आप पुट करेंगे, वेरीफाई कर देगा। सर विल दिस बी इंक्लूडेड इन मैथ्स क्वेश्चन 2, यार ट्रांसलेशन इंक्लूडेड है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। बेसिक ट्रांसलेशन है आपके पास, बहुत छोटी सी, बहुत थोड़ी सी ट्रांसलेशन और बहुत थोड़ी सी रिफ्लेक्शन। सो शुड आई मूव ऑन? हाँ तो क्यों पढ़ रहे हैं सर, है ना भाई कोर्स में है ना, जब तो पढ़ा रहा हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ।
अच्छा जी, अब जनाब हमारे पास आपने एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री देख लिया और उससे पहले आपने एफ ऑफ एक्स माइनस टू भी देख लिया। ठीक है जनाब, अब जनाब हम नई चीज़ लेकर आए और हमने देखा एफ ऑफ एक्स माइनस टू। तो अब आपको जो है ना वो यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आई, वही नज़र आया कि ये पॉइंट जो है वो 1.423 से उठ के, सर हमारे साथ मजाक है ये के वालों का यार अब है तो है भाई, करना है ना। अब हमारे पास आप देखें कि ये क्या हुआ, 4 यूनिट्स राइट चला गया और जो ये कोऑर्डिनेट था ये भी 4 यूनिट्स राइट चला गया। सो इसका मतलब जब हमने, यस आई विल कर दूंगा इंशाल्लाह, जब हमने एफ ऑफ एक्स के साथ -4 किया तो ग्राफ इज शिफ्टेड राइट 4 यूनिट्स। ग्राफ जो है वो क्या हो गया, राइट शिफ्ट हो गया 4 यूनिट्स। ये बात समझ में आ गई। और इसी तरीके से जब मैं एफ ऑफ एक्स प्लस वन करूँगा सो हमारे पास आप देख सकते हो कि जनाब ये जो कोऑर्डिनेट था, ये जो कोऑर्डिनेट था क्या हुआ जनाब, ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया 1 यूनिट। सो हमारे पास हमने ये देखा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन में ग्राफ इज शिफ्टेड लेफ्ट 1 यूनिट। सो जनाब हमने सीखी 4 चीज़ें। जनाब हमने 4 चीज़ें क्या सीखी, हमने सीखा कि एफ ऑफ एक्स में अगर कोई चीज़ प्लस करोगे सी तो वो उतने यूनिट जो है वो अप शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, फिर हमने ये सीखा कि अगर कोई माइनस सी करेगा तो वो उतने यूनिट माइनस मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है जी, फिर हमने ये देखा कि अगर ब्रैकेट के अंदर x माइनस सी है तो उतने यूनिट्स आप राइट शिफ्ट कर दोगे। और हमने ये देखा कि अगर एफ ऑफ एक्स के साथ यहाँ पर प्लस सी है तो उतने यूनिट्स आप लेफ्ट शिफ्ट कर दोगे। ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है जनाब? अच्छा जनाब, अब आ जाइए जनाब रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जनाब आपके पास फॉर सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स दिया, जी ऑफ एक्स मैंने आपको दिया
कि भाई आपके पास था अंडर रूट एक्स, ठीक है। सो ट्रांसलेशन सबको क्लियर हो गई है? ट्रांसलेशन आपको 4 किस्म की समझ में आ गई? अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। ठीक है। अब जनाब अगर मैं g ऑफ माइनस एक्स करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट कर गया, रिफ्लेक्ट अबाउट y एक्सिस, क्योंकि ये हमारे पास y एक्सिस के अगेंस्ट रिफ्लेक्ट कर गया। मैं लिखूंगा कि अगर f ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट अगेंस्ट y एक्सिस करेंगे आप। और इसी तरीके से अगर ये लिखा होता माइनस जी ऑफ एक्स, तो अब आप देखें कि ये रिफ्लेक्ट कर गया है अराउंड एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि आप रिफ्लेक्ट कर दो अगेंस्ट एक्स एक्सिस। बात समझ में आ गई कि एफ ऑफ माइनस एक्स का क्या मतलब है और माइनस एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है? व्हाट हैपेंड टू अंडर रूट वाला? यार अंडर रूट वाले में हुआ ये है कि जब हम x के साथ हैप्पी फादर्स डे। हाँ यार वो बेचारी बेटी मेरी जो है ना माशाल्लाह 2.5 पौने 3 साल की है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो बेचारी उसकी अम्मी तराज वराज निकाल ली थी कोई, तो वो उनके पैर पे गिर गई। तो बेचारी भागते हुए मेरे पास आई है बताने के लिए कि बाबा जल्दी आए, मामा के पैर पे गिर गई। तो बस क्लास वाइंड अप करके जाऊंगा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है माशाल्लाह। बेटियां होती माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं यार, अल्लाह ताला की नेमत होती है, रहमत होती है माशाल्लाह। अल्लाह पाक तमाम बच्चियों के अच्छे जना नसीब करे। खैर यार बस ये वाइंड अप करके जा रहा हूँ। नहीं नहीं खैर है, खैर है, बस वाइंड अप करके जा रहा हूँ। अच्छा अब मैंने जो है ना, नहीं नहीं खैर है, बस 2 मिनट रह गए, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, फिर चला जाता हूँ। थैंक यू फॉर योर कंसर्न्स। थैंक यू बेटा। अब g ऑफ माइनस एक्स जो है ना हमारे पास,
नहीं नहीं, वो छोटी सी चीज़ है, मैं आपको वाइंड अप करके जा रहा हूँ। देखो बेटा, g ऑफ माइनस एक्स में हमने क्या किया है कि हमारे पास ये ब्लैक वाला ग्राफ था, ठीक है। जब हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स है ना, जब हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो ये अगेंस्ट y एक्सिस के रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगेंस्ट y एक्सिस के रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि ये ग्राफ यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। तो हमारे पास होगा क्या कि ये अगेंस्ट y एक्सिस आप देख सकते हो, ये ग्राफ जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि अगेंस्ट y एक्सिस जो है वो किस तरीके से रिफ्लेक्शन करेगा, ये समझ में आ गई ये बात। और इसी तरीके से अगर मैं फंक्शन के बाहर माइनस लगाऊंगा, जब मैं फंक्शन के बाहर माइनस लगाऊंगा तो वो फिर अगेंस्ट x एक्सिस जो है वो रिफ्लेक्शन करेगा। सो हमारे पास जो ये ग्राफ था ब्लैक वाला, वो था यहाँ पर ना। जब मैंने रेड वाला ग्राफ बनाया तो बेसिकली वो था हमारे पास g ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, ये पूरा राइट से उठ के लेफ्ट पे रिफ्लेक्ट हो गया, ओके। और जो हमारे पास ब्लू वाला ग्राफ है, उसमें क्या हुआ कि हमने फंक्शन से पहले माइनस लगाया था, तो वो ऊपर से उठ के पूरा का पूरा नीचे आ गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है या दोबारा समझाऊं? सो आपने ये दो बातें याद रखनी है कि अगर x के साथ माइनस आएगा सो हम राइट से लेफ्ट रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। राइट से लेफ्ट रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिफ्लेक्ट करना है आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जब हमारे पास फंक्शन के बाहर माइनस पड़ा हुआ है तो हम रिफ्लेक्ट करेंगे फ्रॉम अप टू डाउन। ये बात समझ में आ गई है बेटा? सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाले फंक्शन में भी इसी तरह रिफ्लेक्शन होगी? बिल्कुल इसी तरह होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये मैंने फंक्शन ऑन किया और जनाब अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो आप देखें क्या हुआ, ये राइट से उठ के लेफ्ट चला गया। जो राइट वाली चीज़ थी वो लेफ्ट चली गई और लेफ्ट वाली चीज़ जो है वो राइट चली गई। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ जनाब माइनस एफ ऑफ एक्स, तो आप देखें कि वो ऊपर से नीचे रिफ्लेक्ट हो गया और नीचे से ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई कि आपके पास नीचे वाली चीज़ ऊपर चली गई और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ गई। यार माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स कर दें, अच्छा। तो देखो हमारे पास मैंने जो है वो जी ऑफ एक्स ऑन किया और इसके बाद मैं कर रहा हूँ माइनस जी ऑफ माइनस एक्स। सो इसके अंदर डबल रिफ्लेक्शन होगी। माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, डबल रिफ्लेक्शन हो गई इसके अंदर।
तो पहले आप ले गए राइट से लेफ्ट और फिर ले गए अप से डाउन, या आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि पहले आप ले गए अप टू डाउन और फिर ले गए राइट से लेफ्ट। तो दोनों सूरतों में आप सेम जगह पे पहुंचोगे, कोई सी भी पहले करने का मसला नहीं होता। समझ में आ गया बेटा रिफ्लेक्शन, और समझ में आ गया ट्रांसलेशन? सबको क्लियर है? मैंने कोशिश की है समझाने की, अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो बताइएगा, इसके फिर क्वेश्चंस हम कर लेंगे, तो इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा, मिस आमना ने 4 से 5 दिन पहले आप लोगों एक बैच 1 में वर्कशीट शेयर की थी, तो वो वर्कशीट आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा, ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन की, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीक जो मैंने होमवर्क दिया था काइंडली वो कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।